बच्चे होंगे TWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज का हमारा अपना टॉपिक है वर्णमाला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाषा के बारे में, जिसमें हमने भाषा की डिफिनेशंस और उसके काइंड्स देखे थे। सो आज हम देखेंगे वर्णमाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, ये वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो कि बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी एरर हो जाती है, जिसमें हमें काफी कंफ्यूजन रहता है। सो उसी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे और आज हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है फ्रेंड्स? वर्णमाला जो होती है, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। अब ये जो दो वर्ड आपके होते हैं वर्णमाला में, सिर्फ दो वर्ड मेंशन करने के होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला बोलते हैं। ये व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता क्या है, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जो ये व्यवस्थित होता है इसे व्यवस्थित बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप क से ज्ञ तक पढ़ रहे हैं, तो क से ज्ञ तक जब आपने पूरा एक या लिखा या पढ़ा, जो भी किया आपने, तो ये व्यवस्थित है, इसे क्रमबद्ध बोलते हैं और इसे ही वर्णमाला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप क से लिख रहे हैं, आपने क से ज्ञ तक लिखा, क से ज्ञ तक जब आप लिखेंगे तो इसे बोलेंगे वर्णमाला, इसे बोलेंगे व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, क्योंकि इस बीच में आपने एक का भी गैप नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ का लिखते हैं, फिर यहाँ चा लिखते हैं, फिर यहाँ छा लिखते हैं, ऐसा करके आपने लिखा, तो फ्रेंड्स इसको वर्णमाला ना बोल करके इसको बोलेंगे वर्ण समूह, इसको बोलेंगे वर्ण समूह, इसको बोलेंगे वर्ण समूह। और जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह में होगा उसे बोलेंगे वर्णमाला, इसे बोलेंगे वर्णमाला। तो ये होता है वर्णमाला और वर्ण समूह। मतलब जो व्यवस्थित क्रम में होगा, जो एक के बाद एक आना चाहिए वही आएगा तो उसे वर्णमाला बोलेंगे, और जो वही नहीं आएगा उसे वर्ण समूह बोलेंगे। तो ये तो बात रही वर्णमाला की डिफिनेशंस की। सो इसका डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वर्णमाला जो होता है वो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है, उसे बोलते हैं वर्णमाला। जो वर्ण का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है उसे बोलते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला को पढ़ने से पहले विचार किया जाता है कि ये वर्णमाला हुआ कहाँ से, ये वर्णमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले जब आदिमानव थे, जब हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो हम संकेत में बात करते थे। जैसे हमें भूख लगती थी तो हम खाने को इंडिकेट करते थे, और जब हमें प्यास लगती थी तो प्यास का इंडिकेट करते थे। उसके इस तरीके से अगर आप देखें तो हम इशारों में कहीं ना कहीं बात करते थे। इसमें हमारी लिपियां उस समय क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि में फ्रेंड्स देखेंगे पहली जो हमारी लिपि थी वो ऐसे कुछ तरीके की, जैसे ये ब्राह्मी लिपि में वो लोग बातें करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपनी एक सिंबल बना रखा था, उन्होंने अपना एक चिन्ह बना रखा था कि हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके अपने को प्रदर्शित करेंगे या उसको मान। तो आप देख रहे होंगे ये उनकी है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि उसके बाद फिर ब्राह्मी लिपि में क्या था, छोटे या का जो है आगे देवनागरी लिपि में आपका आ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखा जाता था। बड़ा आ उनका ऐसे लिखा जाता है, जो कि अब देवनागरी लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है। उनकी छोटी ई ऐसे लिखी जाती थी, 3 बिंदु और एक आगे बिंदु। बड़ी ई ऐसे लिखी जाती थी, 4 बिंदु ये एक दूसरे के नीचे नीचे। तो ये उनकी ब्राह्मी लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि से चेंज हुआ आपका देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में ये जो हमारी हिंदी की जो भाषा है ये पूरी की पूरी देवनागरी लिपि में लिखी है। देवनागरी का शाब्दिक अर्थ आता है देवों की नगरी से लिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लिपि कैसे आई। अब देवनागरी लिपि क्या होती है, ब्राह्मी लिपि क्या होती है। ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, और देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं की तरफ ही लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वर्णमाला की उत्पत्ति की जड़ थी। फिर वर्णमाला आया, फिर उन्होंने एक सार्थक शब्द लिया। सार्थक का मतलब क्या होता है, ऐसा उन्होंने सार्थक शब्दों का अर्थ प्रयोग किया। अब सार्थक का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो अर्थ दे। जैसे अब आप पानी है, पानी का पानी जैसे ही लिखते हैं आपको समझ में आता है कि एक द्रव्य होता है जिसको हम पीते हैं, जिससे प्यास बुझती है। तो ये एक सार्थक शब्द है। धीरे धीरे उनके ज्ञान में वृद्धि हुई और उन्होंने एक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। तो इस तरीके से सो फ्रेंड्स, वर्णमाला पढ़ने से पहले आपको बता चुके हैं, वर्णमाला पढ़ने से पहले हम वर्ण के भेद देखेंगे। आखिरकार वर्णमाला में होता क्या क्या है। वर्णमाला जब हम पढ़ेंगे तो वर्ण के दो भेद पढ़ेंगे। पहले को बोलते हैं स्वर, दूसरे को बोलते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, अब स्वर की भी कुछ अपनी डिफिनेशन होती है। किताबी भाषा को छोड़े तो आप बोल सकते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने में भी किसी प्रकार की शब्द की जरूरत या अक्षर की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपका अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। जैसे आ है आपका, तो आ को बोलने के लिए किसी भी अक्षर की जरूरत नहीं होती है। आखिरकार ये स्वतंत्र होता है, इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, बिना अवरोध के इसको बोला जा सकता है। ये
ये जो पूरा का आप लिखते हैं, ये जो आपका पूरा का होता है, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो आधा का के नीचे हलंत लगा होता है, उसके बाद आ। कहने का सेंस ये है कि आपका जो ये व्यंजन का होता है, का से लेकर ज्ञा तक होता है, ये बिना आ के सहयोग से नहीं बनता है, या इन शॉर्ट बोले तो व्यंजन जो होता है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले या लिखे जा सकते हैं। लेकिन स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की और सब अक्षरों की जरूरत नहीं होती है, इन्हें आसानी से लिखा जा सकता है, इन्हें बोला जा सकता है। जबकि व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तो फिर हम देखेंगे स्वर के बारे में देखो हम पढ़ेंगे कि स्वर की संख्या क्या होती है, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं। स्वर की संख्या के बारे में देखें तो स्वर की संख्याएं होती है 11। पंडित कामता प्रसाद जो कि व्याकरण के ज्ञाता है, हिंदी व्याकरण के ज्ञाता है, उन्होंने बताया कि उच्चारण के आधार पर 11 और लिखित रूप से 13 होते हैं। जो 13 होते हैं लिखित रूप से, उनमें अन और आहा जो होते हैं वो आपका होता है अयोग वा होते हैं, और इनमें आ ई उ री ए ओ औ ये संख्या होती है 11। ये उच्चारण के आधार पे, लिखित आधार पे 13 होती है पंडित कामता प्रसाद व्याकरण ज्ञाता के अनुसार। उसके बाद फिर हम देखेंगे भेद। आखिर भेद कितने होते हैं व्याकरण में, स्वर में जो भेद होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। जैसे कोई चीज होती है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, वैसे स्वर भी हमारा जो होता है उसे 3 कैटेगराइज में बांटा गया है। पहला हमारा होता है ह्रस्व स्वर, इसको आपको लघु स्वर भी बोलते हैं, इसकी संख्या 4 होती है, जैसे छोटा आ ई उ री, ये संख्या में होते हैं 4। दीर्घ स्वर जिसे आपको संधि स्वर भी बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 7। अब इससे दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं। संधि स्वर इसलिए होते हैं क्योंकि जब इनको लिखा या बोला जाता है इसमें 2 होते हैं, जैसे आ छोटा बड़ा आ ई उ ए ओ औ, तो ये आपका जो होता है ये होते हैं 7 और ये 2 अक्षरों के सहयोग से बनते हैं इसलिए। अब बात आती है प्लुप्त स्वर की। कहीं कहीं ये भी माना जाता है, कुछ व्याकरण ज्ञाता का ये भी मानना है कि प्लुप्त स्वर नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं माना भी जाता है। तो ये प्लुप्त स्वर होता है, ये अंग्रेजी हिंदी ये 3 जैसे लिखते हैं आप, हिंदी की जो गिनती 3 होती है उसी के तरह होता है 3, इसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। अब ये प्लुप्त स्वर होता क्या है, जैसे आपका ओम, आप ओम लिखेंगे तो जो आपका ये हिंदी में लिखा जाता है इस तरीके से, बीच का जो 3 अक्षर ये है ये आपका होता है प्लुप्त स्वर, इसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। स्वर के जब इसके भागों में डिवाइड किया गया है तो स्वर को 3 भागों में देखेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर हम देखते हैं मात्राएं। मात्राएं कितनी होती हैं, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे संख्या तो हम 11 दे रखे हैं, लेकिन मात्राएं हम आपको 10 बता रहे हैं, जो यहाँ पे हमने छोटे आ की मात्रा नहीं लिखी है। फिर हम आते हैं व्यंजन। अभी व्यंजन जो हमने आपको बताया जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन। व्यंजन में आप देखें तो मूल व्यंजन 33 होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। अब बात करेंगे मूल व्यंजन में, जो पहला टॉपिक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहने का क्या मतलब होता है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ओनली 25। फिर स्पर्श व्यंजन बोलते किसे हैं, का से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो तीनों चारों पांचों का वर्ग, पांचों वर्ग हैं, आपका पहला आता है का वर्ग, इसके अंतर्गत आपका आएगा का वर्ग, जिसमें हम क्या बात करेंगे, का के बारे में बात करेंगे, का से लेकर के ज्ञा तक। फिर चा वर्ग के बारे में बात करेंगे, फिर टा वर्ग के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा आता है ता वर्ग के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पा वर्ग के बारे में। मतलब इसको का से लेकर ज्ञा तक बोलेंगे, का खा गा घा अंगा, तो इसे का वर्ग, चा छा धा इया बोलेंगे तो इसे चा वर्ग, इस तरीके से टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब बात आती है इसे स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसको स्पर्श व्यंजन बोलने के साथ साथ इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं और इसको उदित व्यंजन भी बोलते हैं। आप तीनों नाम याद करके रखिएगा, अगर तीनों नाम आपको कहीं भी मिलते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं जो का वर्ग होता है, आप का वर्ग में आपको कौन कौन से आते हैं, हम देखते हैं कि का वर्ग में जो आपका आता है वो आते हैं क ख ग घ अंग। ये जो आते हैं का ख ग घ अंग, आप बोल के देखिएगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, का ख ग घ अंग। आप जब ये बोलेंगे तो आप अपना हाथ यहाँ पे गले पे ले जाइएगा, तो जो आपका कंठ है यहाँ एक वाइब्रेशन सी होती है, कंपन सी होती है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका क वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स चा वर्ग आप देखेंगे, चा छा जा झा इया, जो कि तालु से बोला जाता है, इसे चा वर्ग बोलते हैं, इसे तालु से बोलते हैं। फिर आप टा वर्ग देखेंगे, टा ठा डा ढा इया, ये आपका मूर्धा से बोला जाता है।
फिर आप ता वर्ग देखिए, ता था दा धा ना, ये आपके दंत से बोला जाता है। फिर आप प वर्ग देखेंगे, जब आप प वर्ग बोलेंगे पा फा बा भा म, आप ध्यान देंगे आपके दोनों होठ प फ ब भ म ये मिलते हुए होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पा वर्ग। का चा वर्ग आपका बोला जाएगा तालु से, आपका टा वर्ग मूर्धा से, प वर्ग ता वर्ग आपका दंत से, उसके बाद पा वर्ग आपका होष्ठ से। तो ये सब बात आती है स्पर्श व्यंजन की। अब बात आती है मूल व्यंजन में, मूल संख्या में अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन की जरूरत नहीं होती है, जिनको आसानी से बोला जा सके, जिनको बोलने में बहुत ज्यादा सांस की खिंचाव नहीं होती है, उसे अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, या आसानी से जिनको बोला जा सके। इनकी संख्या 4 होती है फ्रेंड्स, इनकी संख्या 4 होती है। या रा ला वा, या रा ला वा ऐसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको आसानी से आप बोल सकते हैं, इनको बहुत खिंचाव लेकर भी बोलेंगे फ्रेंड्स, तब भी आप देखेंगे आपका जो रिदम होता है वो नीचे की तरफ जाएगा। आप बहुत तेज बोल के देखिए या रा ला वा, लेकिन वो जो रिदम होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। फिर हम बात करते हैं उस व्यंजन की। उस व्यंजन जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसा व्यंजन जिसको बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसे उस व्यंजन बोलते हैं। अब उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, ख, सा, हा, ये उस व्यंजन होते हैं। इनको बोलेंगे आप तो इनको आप चाहे कि भी नॉर्मली लैंग्वेज में बोल लें, आराम से बोल लें, धीरे से बोल लें, कम खिंचाव में बोलें, या सांस मेरी धीरे हो, फिर भी आप इनको नहीं बोल सकते। इनको बोलने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या खिंचाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं कुल व्यंजन। कुल संख्या कितनी होती है व्यंजन की? ये होती है 39 से 39। स्पर्श व्यंजन, जिसको वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन हम आपको बता चुके हैं 25 होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। फिर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो 4 होते हैं, जिनको आसानी से बोला जा सके, हमने बताया यार अलावा। फिर उस व्यंजन, शाखा, साहा बताया। फिर संयुक्त व्यंजन, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। आखिरकार संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन छत्रंग्याशा, संयुक्त व्यंजन छत्रंग्याशा। आप छत्रंग्याशा में संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? छत्रंग्या और श, ये आपका क्यों बोला जाता है? आपका श क्यों बोला जाता है? ऐसे आपका श क्यों बोला जाता है? छत्रंग्याशा में आप देखेंगे तो ये आपका होता क्यों है? ये जो आपका छत्रंग्याशा होता है, ये आपको संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जैसे ये हमेशा त्रा है आपका, तो ता और रा के सहयोग से मिलकर के बनता है, ता और रा के सहयोग से मिलकर बनता है। ये चारों जितने हैं ये आपके सहयोग से, 2 अक्षरों के सहयोग से बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि 4 होते हैं, छत्रंग्याशा। फिर हम देखेंगे द्विगुण व्यंजन। आप ट वर्ग जब पढ़ रहे होते हैं तो देखिएगा ट वर्ग में साइड की तरफ जो आपका 2 लेटर ऐसे लिखा होता है, 2 अक्षर ऐसे लिखा होता है, एक यू एक ईजी करके लिखा होता है, इसी को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, जो कि इसके बारे में आगे डिस्कस हम करेंगे। फिर इस तरीके से हमारा होता है 39 कुल होते हैं व्यंजन। फिर हम देखते हैं भेद। इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद होते हैं 3। पहले वाले को स्पर्श व्यंजन, जिसको वर्गीय या उदित व्यंजन भी बोलते हैं। फिर दूसरे वाले को बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 या अलावा। फिर उस शाखा साहा 4, इनकी संख्या भी 4 होती है। 25 4 4 मतलब 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 आपके उस व्यंजन। इस तरीके से फ्रेंड्स ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एरो के माध्यम से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। ये बहुत ही डीप डिस्कस का टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं पढ़ा जा सकता है। और इन्हीं सब टॉपिकों से बहुत ही बेसिक से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक किया जाता है, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये आज हमारे वर्णमाला की सीरीज होती है कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, इन सब के बारे में डीप डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर कोई भी कमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ सकें, और जो भी आपका वो हो आप हमें भेजिए, जिससे कि हम आपको देख सकें। जय हिंद फ्रेंड्स, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू।